नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे टैक्स के बारे में, कर के बारे में। जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है उसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपको वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, और जितना उपलब्ध करा रहे हैं उससे आप एक नोट्स बनाते चलिए। आपको अपनी कॉपी में लिख देना है कर से आशय। कर मतलब टैक्स। पेपर में पूछा जाता है टैक्स से क्या आशय है, तो टैक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, टैक्स का मतलब होता है, कर का मतलब होता है, परिभाषा एक लिख सकते हैं आप, कर जनता द्वारा। कर का मतलब टैक्स, टैक्स जनता मतलब पब्लिक द्वारा सरकार को किया गया अनिवार्य भुगतान है। क्या है? भुगतान। ध्यान दीजिएगा, जो टैक्स लगाया जाता है वो प्रत्येक जनता को देना पड़ता है, चाहे जो व्यक्ति होगा। जैसे पैदा हुआ, उसके लिए कोई बच्चा पैदा हुआ, उसके लिए कोई सामान खरीदा जाता है तो उस पर भी टैक्स लगता है। बड़ा होता जाता है बच्चा, कोई व्यक्ति बड़ा होता जाता है, एक दिन यदि वह मर जाता है तब भी जो सामान खरीदा जाता है तब भी टैक्स दिया जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा, कर जनता द्वारा सरकार को दिया गया अनिवार्य भुगतान है। कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से लेकर के मृत्यु तक, मृत्यु के बाद भी उसके ऊपर टैक्स का भुगतान किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं, जो सामान्य जनता के हित पर, जैसे टैक्स के रूप में सरकार को पैसा मिलता है, जो सामान्य जनता के हित पर, सामान्य जनता के हित पर व्यय किया जाता है। व्यय का मतलब खर्च किया जाता है। ठीक है, और कर देने वाले को विशेष लाभ नहीं दिया जाता। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। एकदम आसान शब्दों में लिख रहे हैं, टैक्स जो होता है, सरकार को जो अनिवार्य भुगतान करते हैं वही भुगतान है टैक्स, वही भुगतान है कर। जो सामान्य जनता के हित पर, मतलब कि सबके हित पर खर्च किया जाएगा। इसमें कह रहा है कर देने वाले को विशेष लाभ नहीं दिया जाता। जैसे मान लीजिए हम ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, आप कम टैक्स दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो सड़क बनी है टैक्स के पैसे से, ये ज़रूरी नहीं जो ज़्यादा टैक्स दिया है वह उस पर ज़्यादा चलेगा, उस पर उसकी हिस्सेदारी ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं है, बराबर की हिस्सेदारी होगी ना। सड़क बनी हुई है, अमीर भी चल सकता है उस पर, गरीब भी चल सकता है। अमीर ज़्यादा टैक्स देता है, गरीब कम टैक्स देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको ये नहीं कहा जाएगा कि केवल अमीर लोग चलेंगे, गरीब लोग नहीं चलेंगे। ऐसा नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो किसी को विशेष लाभ नहीं दिया जाता, जो नियम होता है। तो आपके पेपर में जब पूछ लिया जाए तो कर किसे कहते हैं? कर जनता द्वारा भुगतान किया गया अनिवार्य भुगतान है, अनिवार्य अंशदान है।
जो सामान्य जन हित के लिए, सबके हित के लिए भुगतान किया जाता है। सरकार जब पैसा हम लोगों से इकट्ठा प्राप्त करती है, धीरे 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 उसको सब पर खर्च करती है। जो योजना लागू होती है, जो पब्लिक पर खर्च किया जाएगा, कोई एक व्यक्ति को उस पर नहीं दिया जाता। कर देने वाले को विशेष लाभ नहीं दिया जाता। ध्यान दीजिएगा, कर देने वाले को विशेष लाभ, किसी को विशेष लाभ नहीं दिया जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, विशेष का मतलब है किसी एक व्यक्ति को लाभ इसका नहीं दिया जाता, इसका लाभ सबको दिया जाता है। ये आप जान गए होंगे। और आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं, सरकार को सबसे अधिक राजस्व सरकार को सबसे अधिक राजस्व कर के रूप में प्राप्त होता है। जैसे सरकार को पैसा प्राप्त होता है, सरकार की इनकम होती है, तो सबसे ज़्यादा इनकम किससे होती है? सबसे ज़्यादा इनकम होती है टैक्स के रूप में होती है, कर के रूप में होती है। ठीक है, जिसे सरकार को मैंने बताया है, तो सरकार कहाँ कहाँ से पैसा कमाती है? सबसे ज़्यादा टैक्स के रूप में पैसा कमाती है सरकार। ठीक है, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसको मैं बता देता हूँ। जितना मैं बता रहा हूँ इतना इतना आप लिखते चलिए, विशेषता बता दे रहा हूँ। जो जो टॉपिक है पूरे के पूरे टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूँ। आपको आगे ध्यान देना है, हेडिंग डाल लेनी है, कर की विशेषताएं क्या होती हैं। कैरेक्टर, विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताओं में मैं जो बता रहा हूं उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। सबसे पहला है, कर अनिवार्य भुगतान है। कर अनिवार्य भुगतान है। कर अनिवार्य भुगतान है जो प्रत्येक व्यक्ति को देना पड़ता है, चाहे डायरेक्ट टैक्स दे चाहे इनडायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि हमारी इच्छा नहीं है मैं नहीं दूंगा, क्योंकि सभी वस्तुओं में कर जुड़ा हुआ होता है। जहाँ पर चाहे जो व्यक्ति जो वस्तु खरीदेगा उसमें कर जुड़ा हुआ होता है। दूसरा है, कर सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय को पूरा करने का अंशदान है। कर दो जो दिया जाएगा उससे सार्वजनिक हित होगा। उस जो टैक्स के रूप में सरकार पैसा लेती है उस किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं खर्च करती, उस पे सार्वजनिक होता है। ठीक है, करदाता को लिखा जाएगा, करदाता को कर के बदले कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिया जाता। ध्यान दीजिएगा, करदाता को, करदाता का मतलब होता है, जैसे मैं टैक्स दे रहा हूं तो सरकार हमको कोई डायरेक्ट लाभ नहीं देगी। इनडायरेक्ट लाभ तो सबको मिलता है, लेकिन डायरेक्ट लाभ हमको नहीं देगी। तुमको कर दे रहे हो, सरकार को कर दे रहे हो, सरकार तुमको कुछ लाभ दे देगी। डायरेक्ट कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, सीधा कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगला है चौथा नंबर, कर से क्रय शक्ति में कमी आती है। ध्यान दीजिएगा, कर आपको ध्यान देना है, कर देने से, टैक्स देने से
क्रय शक्ति में कमी आती है। क्रय शक्ति का मतलब, जैसे हमने कमाया 1 लाख, जो भी कमाया मैंने, कोई टैक्स दे दिया। टैक्स दे दिया तो क्या होगा, अगर मैंने टैक्स दे दिया तो हमारे पास पैसा कम हो गया। थोड़ी देर के लिए मानिए 1 लाख मैंने कमाया, 10% टैक्स दे दिया, तो 1 लाख का 10% 10,000 हमारा कम हो गया। तो इससे क्या होगा, 10,000 हमारे कमाई में कमी हो गई। इससे हमारी क्रय शक्ति घट जाती है, हम कम वस्तुओं को खरीद पाएंगे। ठीक है। 5वां नंबर, कर की आय का उपयोग। कर की आय का उपयोग सामान्य हित के लिए होता है। सामान्य हित के लिए होता है। सामान्य हित का मतलब सबका हित होगा, सबका कल्याण होगा, किसी विशेष व्यक्ति के कल्याण पर फोकस नहीं किया जाता। इसको आप अवश्य एवं स्पष्ट ध्यान देंगे। आगे आपको बताना चाहते हैं, कर जो होता है एक कानूनी शर्त है। कर जो होता है, कर एक कानूनी शर्त है। कर जो है एक कानूनी क्या है, शर्त होती है। ध्यान देना है, कर कानूनी शर्त का मतलब कानून है, कर आपको देना पड़ेगा, आप देने से मना नहीं कर सकते। अगर जो लोग कहते हैं काला धन किसी के यहाँ पकड़ा जाता है, वो क्या होता है, काला धन का मतलब जिस धन पर टैक्स ना लगा हुआ हो वही काला धन होता है, तो वही कहा जाता है गैर कानूनी है। ठीक है। अगला है 7वां, कर जनता द्वारा सरकार को दिया गया भुगतान है। कर क्या है, कर जनता द्वारा सरकार को दिया गया भुगतान है। कर क्या है, कर सरकार द्वारा जनता को दिया गया भुगतान होता है। जनता द्वारा सरकार को दिया गया, सरकार को दिया जाता है, पब्लिक देती है। ठीक है। कर जो होता है व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है, जिसे इनकम टैक्स कहते हैं। वस्तु पर लगाया जाता है, सेवा पर लगाया जाता है, संपत्ति पर लगाया जाता है। जो कर होता है व्यक्ति की इनकम पर लगाया जाता है, वस्तु पर लगाया जाता है, सेवा पर लगाया जाता है, संपत्ति पर लगाया जाता है। ये है कर। ठीक है। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद आपको इसी में बता रहे हैं करारोपण के उद्देश्य क्या होते हैं। भाई कर लगाने के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है। तो भाई कर काहे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। जितना बता रहा हूँ उतना तैयार कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। आपको ध्यान देना है करारोपण के उद्देश्य, हेडिंग। भाई कर लगाने के उद्देश्य क्या है, यानी कि करारोपण के उद्देश्य क्या है, इसको आप समझिए। सरकार टैक्स लगाती क्या है। ठीक है। काहे टैक्स लगाती है, सरकार का मतलब होता है सार्वजनिक, सार्वजनिक आय की प्राप्ति। सरकार जो टैक्स लगाती है, सरकार को जनता के ऊपर व्यय करने के लिए, अपव्यय करने के लिए, खर्च करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो उस पैसे को कहाँ से वसूल लेती है, सरकार कर के माध्यम से वसूल लेती है। यही होता है करारोपण। सार्वजनिक आय की प्राप्ति के लिए सरकार टैक्स वसूल लेती है। ठीक है। आगे हुआ दूसरा, नियमन एवं नियंत्रण। सरकार क्या करती है, देश में नियंत्रण बनाए रखने के लिए, नियमों का पालन करने के लिए ना, वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर देती है, सरकार कर लगाती है
मतलब कि नियमन भी बना रहे, जिससे जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा अगर टैक्स ना दें तो पूरा पैसा इकट्ठा कर ले। देखते होंगे टीवी उवी में कभी कभी, तो वहाँ पैसा पकड़ा जाता है, इतना पैसा उतना पैसा, सरकार टैक्स के रूप में उनसे कुछ कम करती है, ज़्यादा कमाए हो हमको दो, ज़्यादा कमाओगे ज़्यादा टैक्स लगेगा। सही है कि नहीं? देखो पकड़े गए थे अभी, हमने देखा था एक बार। तो क्या है काला धन किसे कहते हैं? जिस पर टैक्स ना लगा हो और कुछ नहीं, पैसा उन्हीं का रहता है, वही अपन कमाए हैं, ईमानदारी से कमाए हो बेईमानी से कमाए हैं, कमाए तो वही हैं जिनका पकड़ा जाता है, जिनके पास ज़्यादा रुपया है। कहते हैं बड़े लोगों के पास ज़्यादा काला धन है, हम आप थोड़ी कमा के दिए हैं, कमाए तो अपना खुदे हैं, तो वही है, टैक्स नहीं दिए वही काला धन है। तो टैक्स को से कंट्रोल किया जाता है उनके ऊपर, वो ज़्यादा लोग ज़्यादा अत्य ना करें। ठीक है। उसके बाद आय एवं संपत्ति की असमानता को कम करना। आय एवं संपत्ति की असमानता को कम करना। तो आय हमारी कम है, किसी की आय ज़्यादा है, तो सरकार क्या करती है, जिसकी आय ज़्यादा है उससे टैक्स के से पैसा ले लेती है, उसकी आय कुछ ना कुछ कम कर देती है, इनकम उसकी कुछ ना कुछ कम कर देती है। तो जो कम कमा रहा है, जो ज़्यादा कमा रहा है, दोनों में बहुत बड़ा फासला बनता चला जाता है, तो सरकार टैक्स के रूप में लेकर के आय को कम कर देती है। चौथा है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? महंगाई। जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा वो किसी वस्तु को, कोई ज़मीन, कोई जायदाद खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा भेज देंगे, इससे महंगाई बढ़ जाती है। आप सुनते होंगे कहीं पर कोई ज़मीन बिक रही हो, कोई घर बिक रहा हो, तो क्या करते हैं, जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, मान लीजिए 1 लाख का सामान है, उसको 2 लाख दे देते हैं। तो अब क्या हुआ, जो उसके आड़ बगल इधर उधर ज़मीन जायदाद होगी, बिल्डिंग होगी, कोई भी हो, तो 1 लाख में थोड़ी बिकेगी, 2 लाख में हो जाएगी ऑटोमेटिक। कहेंगे पड़ोसी हमारे 2 लाख में बेचे हैं, तो 2 लाख कौन देगा? जिसके पास ज़्यादा पैसा है। तो उस पैसे को कम करने का प्रयास किया जाता है कि ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा खर्चा करेगा फालतू। ठीक है। अगला है आर्थिक विकास की गति को, 5वां, आर्थिक विकास की गति प्रदान करना। आर्थिक विकास की गति को प्रदान किया जाता है। यहाँ पर कैसे प्रदान किया जाता है? जो डेवलपमेंट है, सरकार जहाँ पर जितना चाहती है उतना पैसा खर्च करके तमाम धनराशि को पूर्त करा देती है। ठीक है। छठा आपको लिखना है विकास किया जाता है। सभी बातों को ध्यान दे करके डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा फोकस किया जाता है, विकास देने का कार्य किया जाता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका RK मौर्य कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताएंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब कि सार्वजनिक व्यय के बारे में। पेपर में बहुत पूछा जाता है, जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसी टॉपिक को आप तैयार करिए, पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो आपको अपनी कॉपी में हेडिंग लिखना है पब्लिक, क्या लिखना है? पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय या पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? आपको समझना पड़ेगा। सार्वजनिक व्यय का मतलब होता है एकदम सरकार का व्यय, सरकार का व्यय। सार्वजनिक व्यय का मतलब होता है सरकार का व्यय, सरकार जो खर्च करती है। आपको पता होगा, सरकार किसी भी देश की सरकार हो, देश के अंदर शांति
व्यवस्था, ठीक है। सरकार के अंदर, सरकार देश के अंदर शांति व्यवस्था, विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा, जो विदेश से कोई आक्रमण ना कर पाए, कोई देश दूसरा आक्रमण ना कर पाए। उसके बाद सामाजिक कल्याण, समाज का कल्याण के लिए समाज कल्याण विभाग बना होता है, जिसमें आप देखते होंगे समाज के आर्थिक कल्याण के लिए तमाम योजनाएं लागू होती हैं। बता रहे हैं उसको आगे, आर्थिक कल्याण के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक कल्याण के लिए, ठीक है, विकास कार्य के लिए, विकास कार्य के लिए रुपया पैसा खर्च करना पड़ता है। आप देखेंगे तो सरकार की इनकम कहाँ से होगी, उसको मैंने बताया है आपको। तो आप अब देखेंगे सरकार जो होती है वो जो पैसा पाती है कहाँ पर खर्च करती है। शांति व्यवस्था बनी रहे देश में, इसके लिए पुलिस प्रशासन होता है कि नहीं? पुलिस प्रशासन होता है, शासन प्रशासन होता है, शासन प्रशासन होता है। जैसे आप देख सकते हैं शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस होते हैं, दरोगा होते हैं, डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, कोतवाल होते हैं। तो क्या बनाया जाता है इनको? ये शासन प्रशासन देखते हैं ताकि देश के अंदर माहौल बना रहे, अच्छा रहे, ठीक है, देश के अंदर। उसके अलावा विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा, विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए सेना है हमारे पास, जिसमें बीएसएफ आता है, सीआरपीएफ आता है ना, सीआरपीएफ आता है, बीएसएफ आता है, और तमाम कैटेगरी हैं, उसको आप जानते होंगे, ठीक है। तमाम सेनाएं होती हैं, एनडीआरएफ होता है, थल सेना, वायु सेना, थल, वायु, जल सेना, ये सब सारी सेनाएं होती हैं जो जगह जगह पर तैनात हैं, बॉर्डरों पर तैनात हैं। तो इसको आप समझ लेंगे, यहाँ पर भी पैसा सरकार का जाता है, तो जो हम लोगों से सरकार पैसा लेती है यहाँ भी खर्च करती है। सामाजिक कल्याण के लिए सरकार स्कूल खुलवाती है, कॉलेज खुलवाती है, पुस्तकालय खुलवाती है, अस्पताल खुलवाती है ना, अस्पताल खुलवाती है, और तमाम स्वास्थ्य की सुविधाएं आती हैं, वहाँ पर सामाजिक कल्याण पर सरकार पैसा खर्च करती है। आर्थिक कल्याण पे, आर्थिक कल्याण का मतलब लोगों को रोजगार देने का काम सरकार का होता है। रोजगार देने का काम किसका होता है? सरकार का होता है। बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का कार्य सरकार का होता है ना। आर्थिक कल्याण, लोगों को समय समय पर स्कीम के माध्यम से नकदी उपलब्ध कराने का काम सरकार का होता है। देश चलाने का काम भारत सरकार, देश उत्तर प्रदेश सरकार का होता है या प्रदेश सरकार का होता है। विकास कार्य के लिए, विकास कार्य में आप देख सकते हैं नाली बनता है, खड़ंजा बनता है, पुल बनते हैं, ठीक है, तमाम रोड बनती है, बिजली आती है, पानी की सप्लाई की व्यवस्था की जाती है। सरकार यहाँ कुल खर्च करती है। तो इसको आप लिखेंगे क्या? सार्वजनिक व्यय का मतलब होता है किसी भी देश की सरकार
उस देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, विदेशी आक्रमणों से बचाने के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए समय समय पर क्या करती है, समय समय पर तमाम योजनाएं लाती है। आर्थिक कल्याण के लिए, विकास कल्याण के लिए जो उस पर खर्च करती है उसे सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। सार्वजनिक व्यय जो किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, वो किसी एक व्यक्ति पर नहीं किया जाता। तो इसे आप लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको बताने जा रहे हैं सार्वजनिक व्यय का महत्व। पहले से आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आपको आगे लिखना है सार्वजनिक व्यय का महत्व। सार्वजनिक व्यय का महत्व। सार्वजनिक व्यय का मतलब जो पब्लिक के ऊपर व्यय होता है उसका महत्व क्या है। पहला लिखो, राज्य की आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि। राज्य की जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है, जो एक्टिविटी होती है, रुपए का आना, रुपए का जाना ना, इससे तीव्रता से विकास होता है, ठीक है। कोई भी पॉलिसी को सफल बनाने के लिए सरकार अधिक से अधिक व्यय करती है, तो इससे ये क्या होता है, जो व्यय करती है उस पैसा जनता के पास ही आता है एक बार, और इससे क्या होता है, आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होती है, एक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरा है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना मतलब कि इस सार्वजनिक व्यय का महत्व होता है कल्याणकारी राज्य को स्थापित किया जाए ताकि लोगों को शिक्षा मुक्त उपलब्ध कराई जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसे वृद्धाश्रम, वृद्धा व्यवस्था, पेंशन होती है, आवास होता है, मतलब जो लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनको सरकार पूरा करने का प्रयास करती है। क्योंकि जो हम लोगों को राशन मिलता है, राशन देखो, राशन मिलता है, तो इसका मतलब होता है सरकार का कार्य है, कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरना चाहिए, क्योंकि सरकार जनता के पैसे से चलती है, जनता उसको पैसा देती है तब सरकार चलती है। तो राशन अगर कोई सरकार बांट रही है तो राज्य की कल्याणकारी योजना है, ठीक है, वो जनता का ही पैसा है। तो शिक्षा लोगों को मिलनी चाहिए, न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मुफ्त मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें राज्य कल्याणकारी में आता है। अगला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय स्थापित करना चाहिए। इसका मतलब होता है कि कोई भी सरकार असमानता को कम करती है। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारा धन है। आपके गांव में या आपके शहर में, आपके मोहल्ले में 2-4 लोग ऐसे होंगे जिनके पास पूरे मोहल्ले का 10% धन है और 90% के पास, आपके मोहल्ले में कोई, आपके गांव में कोई, आपके एरिया में कोई, आपके देश में, आपके प्रदेश में कुछ लोग ऐसे होते हैं, 10% ऐसे होते हैं जिनका 90% संसाधन पर कब्जा होता है, और 90% ऐसे होते हैं जिनका 10% संसाधन पर कब्जा होता है। तो जो ज़्यादा कब्जा किए हैं, जिनके पास ज़्यादा धन है, उनसे वसूल करके सामाजिक न्याय लागू की जाती है। सामाजिक न्याय, ठीक है। अगला है आर्थिक उच्चावचनों पर नियंत्रण। आर्थिक उच्चावचनों पर नियंत्रण। आर्थिक उच्चावचन का मतलब क्या होता है, आर्थिक जो गतिविधियां हैं कहीं मंदी ना आ जाए। जैसे मंदी आ जाती है ना, मंदी आ जाती है तो लोगों के पास काम नहीं रहता, तो सरकार इस पर पैसा फूंक देती है, मतलब कि लुटा देती है एक तरह से। जैसे नरेगा आप देखते होंगे, सरकारी प्रोजेक्ट देखते होंगे, नहर बन रही है, जहाँ काम नहीं रहता वहाँ काम लगता है, सरकार वहाँ बजट पास करती है। काहे लिए? लोगों के पास पैसा जाए ताकि मंदी ना आए। लोगों के पास पैसा जाएगा तो लोग
उसको मार्केट में खर्च करेंगे। इसका मतलब होता है आर्थिक उच्चावरण, यानी कि मंदी को रोकने का काम किया जाता है। अगला 5वां नंबर आपको ध्यान देना है, क्षेत्रीय विकास की असमानता को कम करना। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रीय विकास की असमानता को कम करना। क्षेत्रीय विकास की असमानता मतलब कहूँ ज़्यादा विकास हुआ है, जैसे आप बड़ा शहर लेंगे वहाँ पर ज़्यादा टैक्स पेयर लोग होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा विकास हुआ है। गाँव की तरफ छोटे शहरों में कम विकास हुआ है, तो बड़े शहरों का पैसा कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, गाँव की ओर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है, 6ठा नंबर कहाँ है, सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार में सहायक। ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र में विकास, सार्वजनिक क्षेत्र में और तेजी से विकास किया जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पर इंटर तक स्कूल था, वहाँ डिग्री कॉलेज खोलने का प्रयास किया जाता है। कहीं कहीं पर सड़क 8 फुट चौड़ी है, वहाँ पर 10 फुट चौड़ी करने का प्रयास किया जाता है। कहीं कहीं पर हॉस्पिटल है, एम्स बनाए जाते हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए जाते हैं ना। कहीं कहीं पर मान लीजिए, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र, एक लाइन गई है ट्रेन की, ट्रेन आने जाने के लिए डबल लाइन की जाती है। एक प्लेटफॉर्म बना है, 2 प्लेटफॉर्म किया जाता है, तो इससे सार्वजनिक क्षेत्र का विकास भी होता है व्यय करने से। ठीक है, ठीक है। नागरिकों की प्रत्याशाएं, नागरिकों की प्रत्याशाएं, नागरिकों के मन में इच्छा होती है कि हमारा विकास हो, हमारा विकास हो। इस विकास में सब लोग सोचते हैं सरकार कोई भी हो, श्रेष्ठतम सुविधाएं उपलब्ध कराएं, आकांक्षाएं उनकी होती हैं। यही होता है सार्वजनिक व्यय का महत्व। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, तो एक प्रश्न पूछता है कि सार्वजनिक व्यय क्यों बढ़ रहा है, इसको बताइए। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण बताइए। आपको आगे लिखना है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण। हेडिंग सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि क्यों बढ़ती जा रही है, ध्यान दीजिएगा। आपको लिखना है पहला, अधिक कुशलता। देखो भैया, जब कोई भी कार्य अधिक कुशल ढंग से किया जाएगा, अच्छे ढंग से किया जाएगा, तो ऑटोमेटिक उस पर व्यय करना पड़ेगा। कोई भी कार्य हो, जब कुशल ढंग से किया जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, अत्यधिक व्यय, अत्यधिक खर्चे उस पर होंगे। सीधी सीधी बात है, क्योंकि दक्षता अधिक रहेगी, क्वालिटी अधिक रहेगी ना। तो इसको आप समझ लीजिएगा। दूसरा, निजी संस्थाओं की असमर्थता। कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो कार्य करने में असमर्थ रहती हैं। निजी संस्थाएं मतलब प्राइवेट संस्थाएं, जहां उन्हें लाभ की प्रत्याशा होती है, जहां भारी मात्रा में व्यय के बावजूद लाभ की संभावना कम होती है, तो वहां पर क्या करती हैं, निजी संस्थाएं तैयार नहीं होती। इसीलिए सरकार को ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। वो चाहती हैं, कोई भी निजी संस्था चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमको मिले। ठीक है। तीसरा नंबर, सार्वजनिक उपयोग का क्षेत्र। ठीक है, सार्वजनिक उपयोग का क्षेत्र। जब सार्वजनिक उपयोग का क्षेत्र होगा तो उसको निजी संस्था क्यों करेगी, सरकार ही करेगी। जैसे पार्क हो गया,
पुस्तकालय हो गया ना, पार्क हो गया, पुस्तकालय हो गया, विवाह घर हो गया, चिकित्सा सुविधाएं हो गई। ध्यान दीजिएगा, सरकार को इस पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है क्योंकि सरकार सब उपयोग करते हैं इसको। ठीक है, आगे बता रहे हैं हम आपको। आगे जैसे इसमें कहा गया है राज्य का कल्याणकारी स्वरूप, इसको आप इतने लिख लेंगे। आगे आप लिख सकते हैं राज्य के कल्याणकारी स्वरूप पर भी सरकार को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है क्योंकि कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना पड़ता है। आगे क्या कहा गया है, आर्थिक क्षेत्र में सरकारों की सक्रियता, आर्थिक क्षेत्र में सरकारों की सक्रियता, सरकारों की सक्रियता के आधार पर, सरकारों की सक्रियता के आधार पर जहां सरकार ज़्यादा सक्रिय होती है वहां पर ज़्यादा सरकार को खर्च करना पड़ता है। अगला है प्रशासनिक व्ययों में वृद्धि। ध्यान दीजिएगा, आप देखते होंगे प्रशासन है, डीएम है, एसपी है, मंत्री है ना, विधायक है, तमाम आयोग होते हैं, आयोग का गठन होता है, उनके सदस्य बनाए जाते हैं। अकूत का पैसा सरकार का खर्च करना पड़ता है, अकूत का फिजूल खर्ची भी होती है कहीं कहीं पर। ठीक है, और जनसंख्या में वृद्धि, जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो सरकार को भी जनसंख्या के हिसाब से पैसा खर्चा करना पड़ता है, अधिक मात्रा में पैसा खर्चा करना पड़ता है। उसके बाद अत्यधिक आवश्यकताएं, आर्थिक सहायता, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, आग लग जाती है, सरकार की ओर से ना आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी पड़ती है, एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब क्या होता है भाई, एक देश का दूसरे देश से संबंध है, वहां पर पैसा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर तकनीकी विस्तार करना पड़ता है। अगला आप देखेंगे तकनीकी विस्तार करना पड़ता है। तकनीक बढ़ रही है तो कौन खर्च करेगा, सरकार खर्च करेगी, टेक्नोलॉजी पर खर्च करेगी, मशीनों पर खर्च करेगी। ठीक है, उसके अलावा नगरीकरण करती है सरकार, नगरीकरण, सरकार नगर पालिका घोषित कर देती है ना, नगर निगम घोषित कर देती है, उसका विस्तार करती रहती है, तो सरकार को तमाम जगह पैसा खर्चा करना पड़ता है। इसे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद हम आपको और भी टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको बताने का कार्य कर रहे हैं।